हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज के हिस्ट्री ऑप्शनल के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। हमने पिछले वीडियो में अगर हम देखते हैं तो हमने मिडावल में हमने अरब इन्वेजन को कवर किया, तुर्क इन्वेजन को कवर किया, मोहम्मद गजनबी मोहम्मद गौरी को हमने कवर किया। फिर हमने मोहम्मद गजनबी के साथ जो अलबरूनी उनके बारे में हमने अच्छे से कवर किया। और वो हमारे बीपीएससी की अगर हम बात करते हैं ऑप्शनल हिस्ट्री की बात कर ले या यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शन की बात कर ले या यूपी पीसीएस की बात कर ले, तो ये तीनों में सवाल बहुत बार आया है अलबरूनी के ऊपर। ठीक है, अलबरूनी के अकॉर्डिंग भारतीय समाज कैसा था, अलबरूनी के ऊपर किस तरह से भारत को उसने बताया। ठीक है, तो एक एक पॉइंट आया है अलबरूनी के ऊपर सवाल मेंस में, ऑप्शनल में। तो ये बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है कि इस सवाल को हम लोग आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, इस सवाल को हम लोग कैसे लिखेंगे। तो आज हम उन सवालों को लेकर आए जो हमारे बीपीएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। और फिर हम लोग देखने वाले हैं तुर्क इन्वेजन का। जैसे कि हमने बोला था आपको पिछले वीडियो में कि किस तरह से राजपूत जो भी शासक रहे हैं वो तुर्क इन्वेजन को किस तरह से उसके खिलाफ रेजिस्टेंस कर पाए या उसको क्यों उनकी हार हुई। वो दो प्रश्न जो हमारे बीपीएससी ने पूछा है हम आज उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये बेसिकली पूरा हिस्ट्री ऑप्शनल जिनका है उनके लिए वीडियो है। ये हमारा शाम को लाइव सेशन चलता था, लेकिन हमने शायद इसको रिकॉर्डेड डालने का प्रयास किया है। और जो हमारा लाइव सेशन चल रहा है उसमें हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये तो हमारा रिकॉर्डेड सेशन है और कल जो हमारा सेशन चलेगा 8:30 PM में वो चलेगा हम लोग का हिस्ट्री में। और हिस्ट्री में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत, तो कुछ ऐसे टॉपिक जो प्योर ऑप्शनल, इट मीन्स कि केवल ऑप्शनल के लिए ही महत्वपूर्ण है, उसको हम रिकॉर्डेड भी डाल देंगे या कभी कभी लाइव भी रहेगा। बाकी हम हर एक क्लासेस को लाइव चलाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा क्लासेस चल रहा था तो ये ऑलरेडी ये हार्डली 20 से 25 मिनट का सेशन था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको लाइव नहीं रखा जाए, इसको रिकॉर्डेड ही कर दिया जाए। 20-25 मिनट का सेशन है तो इसके लिए लाइव क्लास की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ऐसे भी हिस्ट्री ऑप्शनल में ज़्यादा लोग प्रेजेंट भी नहीं होंगे आंसर राइटिंग वाले सेशन में। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे इस प्रश्नों को और कल मिलेंगे हम लोग कल 8:30 बजे दिल्ली सल्तनत के ऊपर हम लोग क्लास करेंगे। दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल में, ऑप्शनल, प्री और मेंस तीनों को मिलाते हुए चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, बाइलिंगुअल चीज़ों को चलेंगे। तो ये सवाल देखिए, मैंने बताया था कि आप लोगों को ये सवाल बनाना है, आप लोगों ने कोई ने भी सवाल बना के नहीं भेजा, तो ये आप लोगों की गलती है। राइट अ नोट ऑन अलबरूनी व्यू पॉइंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये 1993 में पीपीएससी ने सवाल पूछा। फिर सवाल है आपके नीचे, अलबरूनी के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन वर्णन कैसे करता है। भारत में उसमें क्या उन्होंने देखा, सोशियो इकोनॉमिक और रिलीजियस लाइफ, उसके बारे में बताइए आप। ये 2002 का सवाल है बीपीएससी का। नीचे वाला सवाल देख रहे हैं, अलबरूनी ऑब्जर्वेशन अबाउट इंडिया, अलबरूनी इंडिया के बारे में क्या देखा, 2012 का सवाल है। देखिए पूरे सवाल के लिए मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा, बाइलिंगुअल पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा। एटलीस्ट 10 से 12 पेज का होगा, 10 पेज का इंग्लिश में, 10 पेज का आपका हिंदी में। लेकिन पूरे अलबरूनी के ऊपर पूरा उसमें डिटेल रहेगा, पूरे ही बहुत ही वास्ट रूप से उसमें कवर किया गया है। तो आप उनमें से इन तीनों प्रश्नों को, ये जो तीनों प्रश्न आप देख रहे हैं, इन तीनों प्रश्नों को कैसे बनाया जाएगा, आपको वो वीडियो, वो पीडीएफ देख के इन तीनों प्रश्नों को आप खुद से हल कर पाइएगा। क्या इसमें पूछ रहा है उससे हमको डाटा लेना है और आपको खुद से आंसर राइटिंग करना है। मैं यहाँ पर एक सवाल बता दूंगा कि भारतीय समाज पर अलबरूनी का क्या दृष्टिकोण रहा, उसको हम लोग समझेंगे कैसे लिखना है। ठीक है, देखिए भारतीय समाज पर अलबरूनी का दृष्टिकोण की अगर हम बात करते हैं, इस पर टिप्पणी करने की बात करें, टिप्पणी आपका जब भी रहेगा क्रिटिकल एनालिसिस की बात करेगा, तो जब भी आपका टिप्पणी करने की बात करेगा तो आपको कम से कम उस, अगर भारतीय समाज के बारे में बोला है तो आपको अलबरूनी ने भारतीय समाज को किस तरह से प्रदर्शित किया है, भारतीय समाज में उसने क्या क्या चीजें देखा, आपको हर एक चीज का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर राइटिंग कर पाइएगा। तो पहले तो इंट्रोडक्शन लिखिएगा, थोड़ा सा अलबरूनी के बारे में आपको लिखना है। इंट्रोडक्शन 50-60 वर्ड में, 70 वर्ड में, जो भी हो आपका लिख देना है कि जो अलबरूनी है वो एक पर्शियन स्कॉलर था, ख्वारिज्म से आया था। ठीक है, मोहम्मद गजनी के साथ इसने इंडिया को, इसे हम लोग फर्स्ट प्रोमिनेंट मुस्लिम इंडोलॉजिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि एक पहला मुस्लिम इंडोलॉजिस्ट है जिसने 11वीं सेंचुरी के भारत को बहुत
अच्छे तरीके से बताया, ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे ये एक तरह का इंसाइक्लोपीडियक लर्निंग था, पॉलीमैथ था, इसको हर एक सब्जेक्ट में कवर मतलब नॉलेज था, एस्ट्रोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, फिजिक्स हो। ये आपको कम से कम कुछ ऐसे पॉइंट कि जो लिखना चाह रहा है, जिसने इस बुक्स को अलबरूनी के बारे में बताना। फिर लिखना है कि अलबरूनी ने अपनी किताबुल हिंद में भारतीय समाज के बारे में बताया, भारतीय संस्कृति के बारे में बताया उस समय के, ठीक है। और इसलिए इसको फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे इसको जितने भी उस समय के स्कॉलर हैं इनका नाम फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोला गया, क्योंकि इन्होंने भारतीय समाज को इतने तरीके से, भारतीय समाज को जानने की इनके पास इतना जिज्ञासा था, और इनके भारतीय समाज को जानने के लिए उन्होंने हर एक संस्कृत को सीखा, हर एक बुक्स को, जितने बुक थे हर एक बुक्स को पढ़ा, भारतीय ग्रंथों को पढ़ा, और तारीख उल हिंद में इन्होंने अपने भारतीय समाज के बारे में बताया। हम फिर लिखेंगे इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज के बारे में अलबरूनी ने क्या बताया, इसको हम लिखेंगे कि अलबरूनी ने भारतीय समाज के ऊपर क्या क्या चीजें बोला। पहला बात हम पॉइंट वाइज बना के लिखेंगे, ठीक है, डायरेक्टली फ्लो में नहीं लिखते जाना है, कंटिन्यूअस एकदम ऐसे टाइप करने लिखना, थोड़ा पैराग्राफ बना के लिखे, और कम से कम इतना टॉपिक, इसमें इंडियन सोसाइटी में इतने सारे टॉपिक्स हैं, इतने सारे टॉपिक्स कि अगर आप सब में अगर 4 लाइन भी लिखेंगे तो आपका ये बहुत ज्यादा मैक्सिमम आपका करने का मतलब कि बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कास्ट रिडन सोसाइटी मतलब जातिगत समाज, मैं हिंदी लिखता हूँ सब, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, वहां पे सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्या क्या लिखना है। मैं यहाँ पे बस आपको ओवरव्यू दूंगा। जातिगत समाज, ये जब अलबरूनी बोलता है कि जो भारत था वो वहां पे बहुत सारे जातीय थे, ठीक है, वहां बहुत सारे जातियों में बटा हुआ था, ठीक है, और सबका बहुत सारे अलग अलग सबका प्रैक्टिस था, सबको जब अलग अलग प्रथाएं थी, तो कास्ट रिडन सोसाइटी बनाया कि जो समाज है भारतीय समाज वो पूरी तरह से जातिग्रस्त हो चुकी है, ठीक है। फिर चतुर्वर्ण सिस्टम के बारे में बताया कि उस समय के समाज में हमने देखा कि चतुर्वर्ण सिस्टम फॉलो किया जा रहा है, जो ओरिजिन ऑफ 4 वर्ण है, जो 4 जो पुरुष सूक्त के बारे में बात करता है कि ब्राह्मण के मुख से जो पैदा हुआ वो ब्राह्मण कहलाया, और ब्रह्मा कहलाया, ब्राह्मण कहलाया जो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ, और जो ब्रह्मा के भुजाओं से पैदा हुआ वो क्षत्रिय कहलाया। तो इस तरह से आपको चीजों को लिख देना है, या चतुर्वर्ण समाज के बारे में लिखना है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में इन्होंने बताया, ठीक है। फिर आगे चलेंगे, फिर हम इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे कि इन्होंने ये भी बोला था कि ये चारों कास्ट हैं जो एक साथ नहीं रहते हैं, एक जगह पे नहीं रहते हैं, एक साथ नहीं खाते हैं। अगर ये कभी ग्रुप में एक साथ खाते भी हैं तो देन इनको अपना एक ग्रुप बनाना पड़ता है, अगर एक शूद्र है तो शूद्र के साथ खाएगा, मतलब एक साथ कभी भी नहीं खाते हैं। ये सारे कंडीशंस है। हालांकि कुछ कुछ ऐसे कंडीशंस में ब्राह्मण और क्षत्रिय एक साथ इनका एसोसिएशन होता था, ब्राह्मण और क्षत्रिय एक साथ ग्रुप बनाते थे, और वैश्य और शूद्र एक साथ ग्रुप बनाते थे। ऐसा लिख देना आपको जितना भी आपको लगे, ठीक है, आपके पास कितना चीजें याद है, ठीक है। बाकी चतुर्वर्ण समाज के बारे में अगर आप लिख दीजिएगा तो वो भी चल जाएगा काम, ऐसा कुछ नहीं। अंतज्य के बारे में लिखेंगे, बोलेंगे कि अलबरूनी ने इन चतुर्वर्ण समाज को के अलावा इन्होंने अंतज्य के बारे में बताया कि अंतज्य 8 ऐसे कास्टों के बारे में बताया जो कहीं ना कहीं किसी तरह के काइंड्स ऑफ सर्विस को करते थे, ठीक है। ये चतुर्वर्ण समाज का हिस्सा नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनके पास कुछ ना कुछ ऐसे सर्टेन क्राफ्ट को करते थे, इनके पास कुछ ऐसे प्रोफेशंस थे जो ये काम करते थे। जैसे उसमें मैंने बताया था आपको, शू मेकर हैं, जगलर हैं, बास्केट मेकर हैं, सेलर हैं, फिशरमैन है, हंटर है, बीवर है, ठीक है। मोची था आपका, जुआरी आपका मदारी था, जो मतलब कहने का मतलब जो जादूगर था, डलिया बनाने वाला था, नाविक था, मछुआरा था, आपके शिकारी थे, और आपके जुलाहा थे। तो ये आपको लिख देना है। ये जो कास्ट थे, जो ये अंतज्य थे, ये विलेज और टाउन के से बाहर रहते थे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि विलेज और टाउन में जो जहाँ पे 4 कास्ट रह रहे हैं वहाँ पे उनके नजदीक में रहते, ठीक है। जहाँ पे ये चतुर्वर्ण समाज है उनके साथ नहीं रहता, बाकी उनसे अलग रहता था, ये लिख देना है। फिर अलबरूनी ने कुछ अनटचेबल कास्टों के बारे में बताया भारतीय समाज में। उसमें जो अनटचेबल कास्ट है जैसे बुधातु है, भेदाज हैं, चंडालाज हैं, डोमाज हैं एंड होदी, ये कुछ ऐसे कास्ट हैं जो कि दे वर नॉट पार्ट ऑफ द चतुर्वर्ण सिस्टम, और ये कहीं ना कहीं दे आर ऑक्युपाइड विद डर्टी वर्क लाइक क्लीनिंग ऑफ विलेज, अदर सर्विस, मतलब जो सफाई वफाई वाला काम करते थे, ठीक है। इन्हें इलेजिटिमेट चिल्ड्रन ही बोला गया, ठीक है। इन्हें इलेजिटिमेट चिल्ड्रन बोला गया कि जो जेलन ओपिनियन उस समय का था कि ये जो शूद्र फादर था और ब्राह्मण मदर है, तब उस समय जो एक जन्म हुआ वो अनटचेबल कहलाए, ठीक है। उनको आउटकास्ट बोला जाता था। इन तरह से आपको चीजों को लिखना, अनटचेबल्स के बारे में कम से कम 2-4 लाइन के बारे में लिख जाना। मैं आपको वो पीडीएफ सेंड कर दूंगा, वो आपको मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा,
ठीक है। तो वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके और खुद से आंसर राइटिंग करके अपने नोट्स में आपको बनाना है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको एक आइडियाज दे रहा हूँ किस तरह से करना है, ठीक है। आगे लिखेंगे लैक ऑफ डिफरेंस बिटवीन बैस और शूद्रा। इन्होंने ये भी देखा कि बैस और शूद्रों को पहचानने में या बैस और शूद्रों को बीच में कोई अंतर नहीं था। अल्बर्ट ने कहा कि बैस था, जो बैस का स्थिति बहुत ज्यादा खराब हुआ तो वो शूद्र बन गए, उन्हें शूद्र बोला गया। मतलब कोई तरह का इन्होंने सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं देखा बैस और शूद्र के बीच में, वो एक साथ ही रहते थे, सेम टाउन में रहते थे और कभी कभी इन लोग सेम घर में भी रहते थे। इसलिए इन्होंने बोला कि देयर इज ए लैक ऑफ डिफरेंस बिटवीन बैस और शूद्रा, उन्होंने देखा, ठीक है। ये सारा बोला गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे अलायंस बिटवीन ब्राह्मण और क्षत्रिय। मैंने सेम चीज बोला कि कभी कभी हम लोग ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच में उन्होंने उसमें देखा कि ब्राह्मण और क्षत्रिय एक तरह से कभी ना कहीं दोनों इनडायरेक्टली रूप से कहीं ना कहीं दोनों के बीच में अलायंस भी था, ठीक है। क्लोज सोसाइटी के बारे में बोला कि भारतीय समाज एकदम क्लोज सोसाइटी था। भारतीय समाज का जो एटीट्यूड था वो क्लोज एटीट्यूड था, ठीक है। इनके पास कोई तरह का डायनामिज्म नहीं था, ये दूसरे लोगों से, दूसरे समाज से मिलना नहीं चाहते थे। ये कहीं दूर ट्रेवल करना, एक ब्राह्मण अगर कोई ब्राह्मण से अगर दूसरे दूर में ट्रेवल कर रहा है तो वो अपने आप में एक तरह से उस समय अनडिजायरेबल माना जाता, मतलब एक तरह से सही नहीं माना जाता। तो अपने आप को बंद समाज के रूप में दिखाया है कि जो भारत है उसमें बंद समाज है। भारत अपना भारत के जो लोग हैं जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण एक एरिया में रह रहे हैं, ठीक है। हिंदू एक एरिया में जैसे रह रहे हैं, वो तुर्क के क्षेत्र, क्योंकि उस समय तुर्क का कहीं ना कहीं सेटलमेंट था, तो बोला तुर्क जहाँ पे है वहां पे ब्राह्मण नहीं जाते हैं, अगर ब्राह्मण चले गए तो वो उनको अपवित्र माना जाता था, ठीक है। फ्यूडल लोकलिज्म के बारे में बताया, फ्यूडल लोकलिज्म की इस तरह सामंती जो व्यवस्था है एकदम लोकलिज्म है, लोग लोकल चीजों पे ही बिलीव कर रहे हैं, कहीं किसी भी रीजन से कोई कनेक्शन ये स्टैब्लिश नहीं करना चाह रहे हैं, कोई अलग देश से स्टैब्लिश नहीं करना चाह रहे हैं। ये अपने ज्ञान को, इनके पास जो आइडिया है वो आइडिया को भी अपना शेयर नहीं करना चाह रहे हैं। इनके पास कहीं ना कहीं एक तरह से सुपेरियरिटी का भावना है कि हम बहुत सुपेरियर है, हम किसी से हमको मतलब नहीं रखा। तो आइसोलोनिस्ट एटीट्यूड के बारे में बताया, ठीक है। तथा इसमें ये भी बोला था, ये इस चीज को जरूर कोट करिएगा कि इन्होंने अपने चैप्टर में लिखा अरबुनी ने कि इंडियन बिलीव दैट देयर इज नो कंट्री लाइक देयर, नो नेशन लाइक देयर्स, नो किंग लाइक देयर्स, नो रिलीजन लाइक देयर, नो साइंस लाइक देयर। इनके ऐसा कोई राजा नहीं, इनके ऐसा कोई देश नहीं, इनके ऐसा कोई राष्ट्र नहीं, इनके ऐसा कोई धर्म नहीं और इनके ऐसा कोई विज्ञान नहीं। ये अपने आप को इतना ज्यादा मान रहे हैं, ठीक है। ये लिखेंगे, ये किसी भी कंट्री हो या किसी भी समाज हो से कम्युनिकेट करना नहीं चाहते थे। दे डू नॉट बिलीव इन द एक्सचेंज ऑफ आइडिया, अपने आइडिया को एक्सचेंज नहीं करना चाहते थे। यहाँ तक ये भी कंडीशन था कि एक अनदर कास्ट के लोग हैं तो उनको भी अपना ये अपने आप का जो भी ज्ञान है वो ज्ञान को नॉलेज नहीं देना चाहते, अपना नॉलेज को शेयर नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। इस तरह से कंडीशंस दिखाने की बात करा, ठीक है। यहाँ तक बोला गया कि अगर उस समय कोई इंडिया में अगर बोल दे कि ख्वारिज्म है या पर्सिया है, वहां पे खुरासन है, वहां पर एक विद्वान है, तो वो भी लोग उसको जुटा देंगे, नहीं विद्वान हो ही नहीं सकता, विद्वान केवल भारत में ही प्रेजेंट है या स्कॉलर्स हैं जो भारत में ही प्रेजेंट है। इस तरह से क्लोज सोसाइटी के बारे में इन्होंने बताया, जो कि कहीं ना कहीं उसमें शायद ऐसा देखने को मिला होगा। फिर हम लोग बोलेंगे कि बहुत सारे सोशल इविल्स थे और महिलाओं का बहुत स्थिति खराब था, महिलाओं को एक सुख भोगने की वस्तु माना जाता था, महिलाओं के लिए कोई तरह का व्यवस्था नहीं था। अगर हम बात करते हैं परिवार की बात करते हैं तो ज्वाइंट फैमिली था, मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया भी है कि पूरा ज्वाइंट फैमिली था, ठीक है। प्रेतात्मक समाज था, पेट्रियार्कल सोसाइटी था। अगर हम बात करते हैं उत्तराधिकार का नियम का अभाव था, अगर एक उत्तराधिकार के नियम में ज्यादातर पुरुषों की प्रधानता थी, ठीक है। महिलाओं को हर एक जगह आप देख सकते हैं कि स्टेटस उनका कहीं ना कहीं लो स्टेटस था, ठीक है। महिलाओं का जो स्टेटस था वो बहुत ही लो था। महिलाओं के अगर हम बहुत सारे सोशल इविल्स थे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि चाइल्ड मैरिज था, सती था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अगर कोई महिलाएं अगर विडोज हो जाती है, विधवा हो जाती है, तो उनको पूरे लाइफ विधवा बन के जिए, अदरवाइज वो सती हो जाए, ठीक है। तो ज्यादातर जो भी महिलाएं थी वो दूसरे ऑप्शंस को, मतलब इट मीन्स की सती होना पसंद करती थी, बिकॉज जो विधवा थी उनको ज्यादा पूरे सोसाइटी में कहीं ना कहीं उनको ज्यादा इल ट्रीटेड किया जाता था। इस तरह से कंडीशंस था। हिंदू मैरिज बहुत ही कम एज में शादी कर लेते थे। जहां तक हम बात करेंगे ब्राह्मण्स का, तो वो पोलीगैमी थे, 4 शादी करते थे, बहु विवाह जिसको बोलते हैं। क्षत्रिय 3 शादी, आपके अगर हम बात करते हैं वैश्य 2 शादी, ठीक है, वैश्य 2 शादी, शूद्र आपके 1 शादी, ठीक है। तो ये सारे कंडीशंस थे, तो ये आपको चीजें लिखना है, ठीक है।
फिर लिखना है इंडियन कस्टम्स के बारे में, बहुत सारे इंडियन कस्टम्स इन्होंने, रामनवमी जैसे हो गया, ठीक है, ये सारे कुछ ऐसे त्योहार थे, ये बहुत अच्छे तरीके से मनाते थे, इनका एक अलग तरह का मैनर था, फेस्टिवल को बहुत अच्छे तरीके से मनाया था इन लोग, ठीक है। ओके, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इसके समय की, अगर हम बात करेंगे, इन्होंने ये भी लिखा है कि जो हिंदू थे वो जब भी अगर कोई प्लेट में खाते थे तो वो प्लेट को फिर वो क्या करते थे, अगर वो प्लेट मिट्टी का बना तो उस प्लेट में खाकर वो प्लेट को फेंक देते, जैसे कि आज भी आपको देखने को मिलता है, अगर कोई मिट्टी का प्लेट आप देखते हो त्योहार में लोग खाते हैं, ठीक है, तो उस बर्तन को फेंक देते थे। इस तरह से कंडीशंस था, ठीक है। उन्होंने ये बोला कि यहाँ के जो पुरुष थे वो ज़्यादातर अरेका नट्स खाते थे, बीटल निप्स खाते थे, तो उनका पूरा जो दांत था वो ज़्यादातर रेड दिखता था, ठीक है। ये सारे कंडीशंस आपको लिखने हैं। ये अब वो केवल समाज के बारे में पूछा है, धर्म को अब अभी इसको इसके अंदर एंटर नहीं करवाना है, केवल समाज के बारे में लिखना है कि समाज क्या था नहीं था, इतना सफिशिएंट है, ठीक है। ये सारे आपको चीजें लिख देना है इन कस्टम्स के बारे में, ओके। फिर इस तरह से फिर लास्ट में कंक्लूजन भी लिखना है कि जो भी भारतीय समाज के बारे में उन्होंने बताया। तो अगर हम बात करेंगे तो 11वीं सेंचुरी के समय अगर हम बात करते हैं, एक किताब लिखी है जो कि कहीं ना कहीं 11वीं सेंचुरी के इतिहास का एक पूरा आईना है, और भारतीय समाज के बारे में इसने जो भी देखा, क्योंकि इसने जितने भी सारे बहुत सारे बुक्स को पढ़ा, वो उस समय जितने भी सारे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा, तो उसके अकॉर्डिंग इसने भारतीय समाज को बताया भी, और लगभग 10 साल तक रहा, इसने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल किया। तो इसने जो भी चीजें बोला कहीं ना कहीं एक तरह से अपने आप में बहुत ही सत्य माना जाता है। हालांकि कुछ आपको एक दो पॉइंट आपको नेगेटिव लिख देना है कि इन्होंने बेसिकली इन्होंने वैदिक ग्रंथों को फॉलो किया, तो वैदिक ग्रंथों में कहीं ना कहीं जो एक तरह से इन्होंने देखा तो अब ज़्यादातर ब्राह्मण्स को ज़्यादा फोकस किया, तो इन्होंने जो भी उसमें और भी नीचे वाले कास्ट थे उन चीज़ों को सही तरीके से नहीं पढ़ पाया। और अगर हम बात करते हैं, इन्होंने बहुत सारे उसमें जितने बुक्स थे, जैसे बौद्ध ग्रंथ था, ये सब बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ था, उन बुक्स को नहीं फॉलो किया, तो देन ये कहीं ना कहीं एक तरह से लिमिटेशंस के बारे में आप लोग चीज़ों को लिख सकते हैं। हालांकि मैं वो आपको पीडीएफ भेजूंगा तो वो आप वहाँ से चीज़ों को लिख सकते हैं, लेकिन एक अच्छा आंसर राइटिंग करके आपको व्हाट्सअप करना है, वहाँ पे देखा जाएगा कि आपने किस तरह से आंसर राइटिंग किया, और बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको सवाल को करना है तो करना है कोई भी हाल में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है, तुर्की आक्रमण के समय राजपूत राज्यों की विफलता का कारण बताइए। कह रहा है कि कॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ द तुर्क अगेंस्ट द राजपूत, राजपूत जो थे उनके खिलाफ तुर्क ने किस तरह से जीता, क्या कारण रहा, आखिर क्या कारण रहा। बहुत सारे कारण है, धार्मिक कारण, प्रशासनिक कारण, राजनीतिक कारण, ठीक है, मिलिट्री कारण है। तो उन सारे कारणों को आपको डिस्कस करना। मैंने यहाँ पे आपको पूरे में अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मैंने पूरा को हिंदी इंग्लिश दोनों में रखा। हिंदी वालों के लिए कोई शिकायत नहीं आना चाहिए कि हिंदी में चीजें नहीं होता। जो भी मेरे चैनल्स को फॉलो किए हैं, जो भी मेरे वीडियोस को फॉलो करें हैं कंटिन्यूअस, उन्हें किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो। आप वीडियो को केवल पूरा देखिए, हमेशा देखिए, आपको हिंदी इंग्लिश में कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। पहला राजनीतिक कारण की बात करेंगे, अगर हम कॉज ऑफ सक्सेस तुर्क अगेंस्ट राजपूत की बात करेंगे। अभी मैंने राजपूत के बारे में नहीं पढ़ाया, बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको हम लोग करेंगे, वो बिकॉज वो अर्ली मीडिया वाला का टॉपिक था, हम कवर कर लेंगे। तो लैक ऑफ पावरफुल सेंट्रल अथॉरिटी। अगर हम बात करें भारत में कोई भी, अगर राजपूत की अगर बात करते हैं, राजपूत बहुत ही अलग नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट राजपूत, बहुत छोटे छोटे अलग अलग राजपूत स्टेट थे। राजपूत स्टेट अपने आप में बहुत सारे स्टेट में बटे हुए थे, एक साथ नहीं थे वो, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं, कोई एक ऐसा पावर सेंट्रल अथॉरिटी नहीं था, राजपूत का एक मेन हेड नहीं था, मतलब कहने का मतलब कि एक कोई हेड राजा नहीं था, कोई इनका अलायंस नहीं था कि आगे आने वाला कोई भी तरह के रेजिस्टेंस को रोक पाए। जैसे कि हमने मगध एम्पायर के समय देखा था किस तरह से अलेक्जेंडर की इन्वेजन को रोका गया, लेकिन इस समय वो कंडीशन नहीं था कि प्रतिरोध को रोक सके, जैसे, ठीक है, ये हुआ। डिसयूनिटी अमंग द राजपूत रूरल, राजपूत रूरल्स के अकॉर्डिंग के अंदर अगर देखते हैं, खुद इसके अंदर बहुत ज्यादा इनके अंदर फूट था, डिसयूनिटी था, ओके। ये सारी चीजें हम समझेंगे, ठीक है। जैसे कि ईश्वरी प्रसाद ने बोला है, स्टेट फॉट अगेंस्ट स्टेट फॉर द लीडरशिप, एक राज्य दूसरे राज्य के खिलाफ लड़ रहा है, देयर इज नो पैरामाउंट पावर विच कुड इफेक्टिवली होल्ड देम टुगेदर, कोई ऐसा भी कोई सुप्रीम शक्ति नहीं, सर्वोपरि शक्ति नहीं था जो इन दोनों को जोड़ के एकता, सारे अलग अलग राज्यों को जोड़ के एकता बनाए रखे, इस सारा कंडीशन नहीं था, ठीक है। बहुत सारे म्यूचुअल फाइट्स होते हैं राजपूत स्टेट के बीच में, चौहान जैसे चौहान राठौर से लड़ रहे हैं, चंदेला चालुक्य से लड़ रहे हैं, प्रतिहारा पालाज राष्ट्रकूटा लड़ रहे हैं, ठीक है। चंद्र बदाई ने यह बताया कि कम से कम 100 में से 90 जो थे पृथ्वीराज सामंत के, जो पृथ्वीराज के जो सामंत थे, जो चीफ थे, 100 में से 90 थे वो एक दूसरे से आपस में भिड़ गए,
क्योंकि संयुक्ता का जो अपहरण किया गया था उस मैटर को लेके। ठीक है, तो ये देख सकते हैं किस तरह से राजपूतों के बीच में आपसी संघर्ष है, आपसी झगड़े हैं। कहीं ना कहीं ये कारण रहा कि मोहम्मद गजनवी ने इस चीज का फायदा, मोहम्मद गौरव ने इस चीज का फायदा उठाया, तुर्कों ने इस चीज का फायदा उठाया और इस चीज को आसानी से जीत पाया। ठीक है, ये हुआ। छोटे छोटे पॉइंट को बना के लिखना। ठीक है, पूरा ये अगर आप लिखिएगा तो कम से कम 1000 वर्ड प्लस हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पूरा डाला चीजों को, तो कुछ कुछ चीजों को आप एक, अगर आपसे पूछ दे कि क्या रहा राजनीतिक कारण, तो राजनीतिक कारण अगर पूछ देगा तो आपको सारे चीज एक ही साथ लिख देना। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि एक फ्लो में लिख देना इसको। ठीक है, इसको पॉइंट वाइज बना के लिखिएगा तो दो लाइन लिख लीजिए, सफिशियंट है, लेकिन ज्यादा डीपली नहीं लिखना है, फिर ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे लैक ऑफ पॉलिटिकल इंसाइट्स कर इवन अ सीरीज ऑफ मुस्लिम, बहुत सारे पहले से मुस्लिम आक्रमण कर रहे हैं। ठीक है, फिर भी कोई सिंगल राजपूत रूलर्स नहीं रहा है जिसने इस आइडिया को विजुलाइज किया कि कहीं ना कहीं विदेशी सामना अगर करेंगे तो किस तरह से हम उसके साथ क्या होगा या क्या कंडीशंस उत्पन्न होगा, इसके बारे में सोचा ही नहीं किसने। ठीक है, निग्लेक्ट ऑफ द फ्रंटियर, सेम चीजें, राजपूत फेल टू इवोल्व एनी फ्रंटियर पॉलिसी, राजपूत शासक किसी भी सीमांत नीति को विकसित करने के लिए विफल हैं। ऐसा नहीं रहा कि हम फ्रंट में कुछ इस तरह से बना दें कि कोई आक्रमण करेगा तो उसका समाधान निकल पाए, तो किसी तरह का भी समाधान नहीं निकल पाया। ठीक है, और साथ ही साथ अपना आर्थिक जो भी आंतरिक झगड़ा था यहाँ तक उनको भी ना भूल पाया। इस तरह से मेरा बात को ये कंडीशन रहा। हालांकि कितने सारे फॉरेन आक्रमण हुए फिर भी इन्होंने अपने आपसी झगड़े को नहीं निपटाया और ये आपस में भिड़ते रहे और इस चीज का फायदा उठाते रहे तुर्कों ने। ठीक है, आगे चलते हैं, सामंतवाद की बात करेंगे। जिस तरह से हम देखेंगे जो तुर्क हैं, तुर्क का जो व्यवस्था है एकदारी व्यवस्था है। एकदारी व्यवस्था क्या है कि बहुत सारे लैंड को एकता में बांट दिया गया और फिर उससे क्या होता है कि बहुत सारे रेवेन्यू भी कलेक्ट होता है उस एकता से। अब यहाँ पे सामंतीवादी व्यवस्था था, एक सामंत को बना दिया। ठीक है, सामंत में क्या था कि कहीं ना कहीं देखिए द आर्मी ऑफ राजपूत रूरल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय कलेक्टिंग द आर्मी ऑफ द फेडरल चीफ। जो भी उस समय सामंत थे उनकी आर्मी को मिला के एक राजपूत पूरे साम्राज्य का आर्मी बनता था। ठीक है, हर एक फेडरल चीफ के पास कुछ आर्मी थे और जब ये युद्ध होता था तो वो आर्मी वहां पे आते थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस तरह से आप देख सकते हैं कि वो जो आर्मी है, खाना पीना कौन दे रहा है? सामंत दे रहा है। तो खाना पीना एक फेडरल चीफ दे रहा है तो किसके प्रति वफादार रहेगा? सामंत के प्रति। राजा प्रति कम ही वफादार रहेगा ना, जाएगा युद्ध में, उस तरह से नहीं लड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये भी वीकनिंग ऑफ द पावर ऑफ द किंग की बात करता है। सैन्य कारण, सबसे मेन तो सैन्य कारण की बात है आंतरिक युद्ध कला। डॉक्टर B.S. स्मिथ एक इतिहासकार बोलता है हिंदू राजा यद्यपि पूरी तरह से साहस और मौत की अवमानना में अपने हमल बहारों को थे। मौत से नहीं डरते थे, कोई दिक्कत नहीं, साहस इनके पास बहुत था, लेकिन युद्ध कला में स्पष्ट रूप से हीन थे। तुर्कों की तुलना में इनके पास जो युद्ध का जो टैक्टिक्स था इनके पास बहुत ही कम था। ठीक है, इसी कारण कहीं ना कहीं इन्होंने अपना स्वतंत्रता को खोया। इंटीरियर वाराट सेम चीजें हैं, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, लैक ऑफ एप्रोप्रिएट मिलिट्री स्ट्रेटजी, इनके पास बहुत ही कम मिलिट्री स्ट्रेटजी था। इट मींस की जो राजपूत आर्मी था, ठीक है, एडवांस विथ ऑल बिंग टुगेदर, एक साथ युद्ध में चल रहा था, जितने भी हैं टुकड़ी सारे एक साथ युद्ध में घुस जाते थे। ठीक है, राइट से, सेंटर से, लेफ्ट से, एक साथ। ठीक है, लेकिन तुर्क क्या है, तुर्क का जो इस्तेमाल था भाई वो अलग तरह का स्पेशल कैटेगरी। ठीक है, एक एडवांस गार्ड रहता था, फिर पीछे रिजर्व में है। ठीक है, तो एडवांस गार्ड टेस्ट करता था कि आगे जो हमसे भीड़ रहा है उसके पास कितना क्षमता है, उसकी कितना स्ट्रेंथ है। अगर ठीक है इस तरह से, और वो स्ट्रेंथ को चेक करता था, अगर वीक रूलर है तो पीछे से आके फिर से अटैक कर देगा। तो ये सारे कंडीशंस था और इस तरह से कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं। लैक ऑफ ऑफेंसिव, राजपूत मोस्टली फॉट डिफेंसिव बैटल, राजपूत खुद को बचने के लिए युद्ध लड़ रहे थे। राजपूत जितने भी उसमें शासक रहे वो अपने आप को बचाने के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, लेकिन फॉरेन इन्वेडर जैसे कि आपका तुर्क देख लीजिए, तुर्क कहीं ना कहीं उनके पास कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, अगर हम बात करेंगे तो जीतने का कहीं ना कहीं ज्यादा उनके पास तरीका था जीतने का, कि हम बस जीतेंगे ही, और वो ऑफेंसिव बैटल करते थे। ठीक है, ऑफेंसिव डिफेंसिव नहीं, बचना होता नहीं, सीधे एकदम अटैक करना। ठीक है, तो ये सारे कंडीशंस आप देख सकते हैं। ओके, आउटडेटेड वेपन एंड द वॉर स्ट्रगल। ठीक है, राजपूत ने कभी भी नया लेटेस्ट टेक्निक इस्तेमाल इन्होंने नहीं किया। ठीक है, नया वेपन्स को इस्तेमाल नहीं किया जो कि विदेशी धरती पे इस्तेमाल हो रहा था। स्वॉर्ड्समैन वर्सेस आर्क, सबसे मेन महत्वपूर्ण यही चीज है, तलवारबाज बनाम तीरंदाज। ये जो तुर्कबाज है, तुर्की जो जितने भी सैनिक रहे, ये अपने घोड़े पे बैठते हुए अपने आप को तीर चला रहे हैं, बहुत स्पीड में, इनके पास स्किलफुल था, मैंने आप पहले बताया, बहुत स्पीड में तीर चला रहे हैं। और यहाँ पे तलवार है, तलवार एक तीर दूर से मार कर देगा, तलवार नजदीक से आएगा तब तो मार करेगा ना, और तीर कहीं ना कहीं ज्यादा स्पीड भी है।
स्पीड में तीर को चला सकता है तुरंत तुरंत, वो जो अगर एक बहुत स्किलफुल रहेगा तो तीर को तुरंत तुरंत चला देगा। लेकिन एक अगर आप बात करते हैं स्पोर्ट में तलवारबाजी, तो वो सही तरीके से उतना सक्सेसफुल नहीं है। ओके, तो ये तुर्किश आर्कर शूटिंग एरो फ्रॉम देयर हॉर्सेज वर मोर देन मैच फॉर सोल्जर विद देयर शवॉ, ठीक है, एंड बिकम इफेक्टिवली ओनली दैट दे कुड रीच द, देखिए क्या है कि भाई तलवार जब तक नजदीक में नहीं पहुंचेंगे तो कैसे अटैक करेंगे, नहीं कर पाएंगे, ये सेम कंडीशन था। और इन लोग उतना तीर वीर चलाने में माहिर थे भी नहीं, तीर इनके पास था भी तो वो माहिर उतना नहीं थे, क्योंकि वो तो स्किलफुल थे, उनका तीर से ही काम चल रहा था। ये हुआ, ठीक है, आगे चलते हैं। एलिफेंट्स वर्सेज हॉर्सेज, इनके पास तुर्की घोड़े, अरबी घोड़े, एक से एक घोड़े, ये इतने एक्सपीरियंस घोड़े, इतने युद्ध कला में इस तरह से घोड़े थे जिनके पास स्पीड था, ठीक है, वो फेमस भी थे उस समय के, अरबी घोड़े फेमस भी थे, आपको पता होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं, और राजपूत रूलर्स क्या है भाई, भारतीय राजाएं क्या है, हाथी का इस्तेमाल करे, भारी भरकम, यहां तक ये पूरे इतनी, जब युद्ध में लड़ने जा रहे हैं ना, बहुत सारा सामान लेके जा रहे हैं, एकदम ऐशो आराम के साथ युद्ध में लड़ने जा रहे हैं, भारी भरकम। अब भाई भारी भरकम युद्ध में जा रहे हो तो सामान लेके जाओ ना युद्ध करने वाला, लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत सारे अपने, जब भी जाते थे अपने युद्ध में तो कहीं ना कहीं बहुत तरह के सामान लेके चलते थे, ठीक है। भारतीय राजा जो भी थे वो साज सज्जा का सामान लेके चल रहे हैं, पूरा भारी भरकम, हाथी के साथ जा रहे हैं। हाथी कितना स्पीड चलेगा, नहीं चलेगा, एक घोड़ा पूरा स्पीड मार देगा सीधे हाथी चलाने वालों को, खत्म हो जाएगा। तो ये कंडीशन था कि एलिफेंट और वर्सेज हॉर्सेज की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हॉर्सेज की ही जीत होती है, ये कंडीशन, ठीक है। लैक ऑफ मिलिट्री लीडरशिप, कोई एक, अगर देखिए ये कंडीशन था कि ध्यान रखिएगा, मिलिट्री लीडरशिप इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द ब्रेवरी एंड कैवलरीज. The Rajput ruler and their commander did not have requisite capacity of infuse zeal in their army. इनके पास जो भी आपके राजपूत कमांडर शासक थे, उनके पास अपने सेनाओं में उत्साह भरने का, थक गए तो उनके पास ऐसा कुछ क्षमता नहीं था। तुर्क के पास क्या था भैया, करो या मरो, करो या मरो, ये कंडीशन था। इनके पास कहीं ना कहीं सबसे मेन कंडीशन तो वही था, जिहाद फैलाना, सबसे मेन कंडीशन था वही था, जिहाद फैलाना, धर्म का प्रचार करना। तो उनके अंदर एक एनर्जी, अलग अलग तरह का मोटिवेशन मिला था, ये कंडीशन था। यहां तक इनके पास ये कंडीशन था कि अगर ओवर डिपेंडेंस ऑफ द रूलर, अगर एक राजपूत रूलर है, अगर उसकी मृत्यु हो गई युद्ध में या वो घायल भी हो गया ना, तो इतना पैनिक सिचुएशन हो जाता था, इतना पैनिक सिचुएशन कि उनके सारे सैनिक आपस में, मतलब आपस में नहीं, सॉरी, उनके सारे सैनिक डर जाते थे और कहीं ना कहीं उसका फायदा उठाता था जो भी आपके साथ फॉरेन इन्वेडर है, ठीक है। ये कंडीशन था, मतलब कुल मिलाकर सब कुछ राजा ही है। और कोई देखिए, आप देख सकते हैं ना कि द डिस्पीरियंस ऑफ द राजा इवन फॉर अ शॉर्ट वाइल, थोड़ा समय के लिए अगर हो तो पैनिक हो जाएगा। देखिए आनंद पाल, जब उनके जब वो घोड़े पे थे, आनंद पाल के बारे में बात कर रहा हूँ, जब वो घोड़ा पर था तो एक उसको तीर लग गया, किसको, ठीक है, उनके एलिफेंट को अगर तीर लग गया ना तो इतना पैनिक हो गया, भाई राजा को तीर लग गया, एलिफेंट को तीर लग गया, सब लोग तितर बितर हो गए। और उनका आर्मी और उनके जो उनके आर्मी का जो इस तरह से अगर हम बात करते हैं मनोविश्वास टूट गया, तो उसी चीज का फायदा उठाता है मोहम्मद गजनी। लेनपुल ने डिस्क्राइब किया है, आनंद पाल एलिफेंट टूक फ्राइट, द रूमर रैन द राजा वाज फ्लीइंग फ्रॉम द फील्ड, वेग सस्पिशंस एंड डिस्ट्रेस स्प्रेड अबाउट एंड द जनरल स्टैम्पेड ensued। क्या कह रहा है, बोला आनंद पाल का हाथी भयभीत हो गया, अफवाह यह था कि राजा मैदान से भाग रहा है, अस्पष्ट संदेह और अविश्वास के बारे में फैल गया, एक समान पूरा भगदड़ मच गया। अब ये देखो हाथी को लगा, तो हाथी जब इधर से उधर होने लगा तो लगा कि राजा ही भाग रहा, ये कंडीशन हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक जो सेना थी वो कहीं ना कहीं एक तरह से एकदम बहुत अलग तरीके से पूरा तितर बितर हो गई, और इस तरह से कहीं ना कहीं मोहम्मद गजनी इस चीज का फायदा उठाया, इधर लिया। तो आप इन चीज को लिख सकते हैं कि मिलिट्री प्रॉब्लम क्या रहा यहाँ पे, एक ये लिख सकते हैं कि ऑडिटेड इक्विपमेंट का इस्तेमाल इन्होंने किया, ठीक है। ओवर डिपेंडेंस और रूरल लिख सकते हैं, हाथी घोड़ा के बारे में आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे हाथी इस्तेमाल, वहाँ पे घोड़ा इस्तेमाल हो रहा है। ओके, कोई भी तरह का एक कमांडर नहीं था, ठीक है, ये आप कंडीशंस को लिख सकते हैं। ओनली राजपूत इन द आर्मी, सेना में केवल राजपूत, हालांकि सेना में और भी लोग शामिल थे, बट यहाँ पे बहुत सारे कंडीशंस में देखा गया तो ओनली राजपूत है द ड्यूटी टू फाइट, राजपूत के पास ही ड्यूटी था कि राजपूत ही केवल लड़ सकता है, राजपूत ही छतरी है। Other classes were indifferent. The too much dependence on the Rajput was one of the weaknesses of the military organization. लेकिन अब देखिए तुर्कों की सेना में सब लोग हैं, तुर्कों की सेना में सब लोग हैं, तो ये कंडीशन था, केवल राजपूत का कर्तव्य था कि वो युद्ध करे, कंडीशन था, और अन्य वर्ग उदासीन थे।
अब थर्ड वन इज द रिलीजियस कॉजेज, धार्मिक कारण क्या था। सबसे मेन गाजी स्पिरिट ऑफ द मुस्लिम आर्मी, मुस्लिम आर्मी का था गाजी स्पिरिट, अपने धर्म की रक्षा भी करना, लड़ते लड़ते हुए जाना, ठीक है। तो देखिए गाजी कहीं ना कहीं एक तरह से अगर हम बात करते हैं इस्लाम को, इस्लाम की रक्षा में अपनी जान देता। गाजी का मतलब हुआ जो अपने धर्म को रक्षा करते करते जान दे दे, धर्म की रक्षा को बजाय कोई भी हाल में, वो गाजी कहलाया। और ये कहीं ना कहीं पूरे मुस्लिम शासकों में रहा उस समय की कंडीशन के बाद। लेनपुल ने बोला द वेरी बैगेटरी ऑफ देयर क्रीड वाज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन फॉर द मुस्लिम सोल्जर, द फाइट अगेंस्ट द राजपूत, द हिंदू वाज जिहाद। ओके, उनके मतलब कहने मुसलमानों का सबसे बहुत बड़ा अगर हम बात करते हैं तो स्वयं रक्षण एक साधन था। मुस्लिम सैनिकों के लिए राजपूत और हिंदुओं के खिलाफ लड़ाई करना एक तरह का पवित्र युद्ध माना जाता था, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक अपने आप में मोटिवेशन दे रहा है कि भाई हम हिंदुओं के खिलाफ लड़ेंगे तो हमें जिहाद मिलेगा, एक हमें पवित्र युद्ध होगा, ठीक है। ये सारे कंडीशन, अपने धर्म को हम बचाएंगे, अपने धर्म को हम फैलाएंगे। सोल्जर भी थोरोली कन्विंस, इस तरह से कन्विंस किया जाता है कि अगर वो मर भी गए तो वो कहाँ जाएंगे, तो देख सकते हैं पैराडाइज में, तो वो स्वर्ग में जाएंगे। इफ दे बॉर्न, ठीक है, अगर वो जीत जाते हैं तो उनको हर एक तरह का दुनिया का हर एक प्लेजर्स उनको मिलेगा, और वो अपने आप धर्म को भी बचाने का कहीं ना कहीं उनके एक तरह से कहीं का रक्षक होगा, ठीक है। तो ये सारे कंडीशन आप देख सकते हैं जो कहीं ना कहीं धार्मिक कारण बना गाजी स्पिरिट ऑफ द मुस्लिम आर्मी। 2-4 लाइन में लिख दिया काफी है। नो यूनिटी आइडियोलॉजी ऑफ द हिंदू, भारत हिंदुइज्म की अगर हम बात करें कोई तरह का यूनिफाइड आइडियोलॉजी नहीं है। हिंदू में कोई तरह का ऐसा नहीं कंडीशन है भाई कि हम हिंदू धर्म को फैलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नहीं था, ठीक है। ये कंडीशन भी था। इम्पैक्ट ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन, यहाँ पर बुद्धिज्म देख सकते हैं, बुद्धिज्म अहिंसा को बल दे रहा है, अहिंसा करिए, हिंसा हिंसा नहीं करिए, लड़ाई मत करिए। तो बहुत सारे लोग बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, बहुत सारे बुद्धिज्म से प्रभावित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी तरीका आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो हिंदुओं का जो एक तरह का जो कहीं ना कहीं मार्शल स्पिरिट था वो कहीं ना कहीं हिंदुओं का एक तरह से रुक गया था, और हिंदू लोग एक तरह से डरपोक नहीं बोल सकते, मतलब कहीं एक तरह से युद्ध प्रिय नहीं हो चुके थे उस समय, और बहुत शांति प्रिय जिंदगी बिताना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं ये भी कंडीशन रहा कि जो बहुत सारे सैनिक भी नहीं थे उस तरह के, ठीक है। ये हमारा हुआ सोशल कॉजेज। भाई सामाजिक कारण क्या है, डिकेइंग सोसाइटी, कास्ट सिस्टम, सबसे मेन चीज कास्ट सिस्टम बहुत जबरदस्त रूप से सबसे बेकार चीज। जाति व्यवस्था ने हिंदू समाज को विभाजित किया था, घृणा, अपमान, असमानता, ये सारे जो अनटचेबिलिटी है, कहीं ना कहीं पूरे तरह से ये सारे पूरे जहर फैल चुका था भारतीय समाज में। और इसी भी देखिए इस्लाम में इतना जबरदस्त रूप से कोई भी कास्ट सिस्टम तो इस्लाम में उस समय था ही नहीं, तो कास्ट सिस्टम नहीं था तो पूरे सब अपने आप को इस्लाम मानते थे। इस तरह से इनके कहीं ना कहीं एकता की भावना थी। और यहाँ पे तो भाई देख सकते हैं कि छुआछूत है, ये है वो है, राजपूत लड़ाई कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते थे, कंडीशन चल रहा था। सुपरस्टिशन ऑफ द हिंदू के में बहुत सारा अंधविश्वास था, ठीक है। ये सब देख सकते हैं क्या है। सुपरस्टिशंस ने हिंदुओं की अगर हम बात करते हैं, पतन की बात करते हैं उस समय, तो 2 धारी तलवार के रूप में काम किया, ठीक है। वीसी भैया का बोलना ये काम कर। मुस्लिम बिलीव दैट विक्ट्री वाज बाउंड टू कम टू देम, द हिंदू बिलीव दैट दे वर बाउंड टू बी कॉन्कर बाय द मुस्लिम इन द कलयुग। क्या करा, देखिए मुसलमानों का मानना है कि जो जीत है, जीत को अपने पास आने के लिए बात थी। उन्होंने बोला कि जीत हम जीते हैं, कोई भी हाल में जीतेंगे। लेकिन हिंदुओं का क्या मानना है कि वे बात थे कि मुसलमानों द्वारा विजय प्राप्त करने के लिए कलयुग में इस तरह के अंधविश्वास को हिंदुओं और क्या है, मुसलमानों द्वारा विजय प्राप्त करने के लिए कलयुग में इस तरह के अंधविश्वास ने हिंदुओं को हतोत्साहित किया। सर बात को ये कंडीशन था। देखिए आप समझ रहे बात को, क्या कर रहा है कि मुस्लिम बिलीव दैट विक्ट्री वाज बाउंड टू कम टू देम। देखो मुस्लिमों का ऐसा मानना था कि जीत उनके पास आएगा, जीत आना है उनके पास, जीतना है उनको। और हिंदू बिलीव क्या करते थे कि दे वर बाउंड टू बी कॉन्कर बाय द मुस्लिम इन अ कलयुग। बोला कलयुग में मुस्लिम उनको जीतेंगे, ये ऐसा नहीं सकता कि जीत ही लेंगे कोई भी हाल में, ठीक है। सच अ सुपरस्टिशन डिमोरलाइज, इस तरह से डिमोरलाइज किया हिंदुओं को, डिस्करेज किया हिंदुओं को, भाई जीत जाएगा, उन लोग पावरफुल है, ये कंडीशन था, ठीक है। स्लेव सिस्टम ऑफ द मुस्लिम रूलर, इसमें से आप धार्मिक कारण में ज्यादा पॉइंट नहीं लिखना आपको, धार्मिक कारण में जिहाद लिख देना सफिशिएंट है, ठीक है। इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार लिख देना सफिशिएंट है, ओके। स्लेव सिस्टम देख, सबसे मेन चीज स्लेव सिस्टम था कि जो आपका गुलाम व्यवस्था था कि अगर गुलाम में व्यवस्था में ये था कि अगर एक गुलाम के पास कुछ एबिलिटी है तो बहुत हायर पोस्ट पे पहुंच सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं भारतीय उसमें शासक की बात करते हैं तो उनको एक कास्ट वाइज था, एक धर्म के वाइज था। क्षत्रिय है तो वो आगे जाके सेनापति बनेगा, इस तरह से कंडीशंस था, राजा बनेगा।
वो ये कंडीशन था, सब लोगों के पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं था। लेकिन गुलामों में क्या था कि गुलाम अगर अच्छा एबिलिटी है तो वो भाई बन जाएंगे आगे जाके, शासक बन सकते, जैसे बना भी था, तगीन हो गया, सुपुतगीन हो गया। अब यही कंडीशन रहा कि इनको था कि जो भी गुलाम थे उनके पास था एनर्जी, भाई हम तो गुलाम हैं, हमको बनना है शासक, हम अच्छा से युद्ध करेंगे, हम अपना एबिलिटी को दिखाएंगे। तो ये इनके अंदर कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त रूप से मोटिवेशन एनर्जी देता था। अगर हम बात करते हैं, अगर और बात करते हैं, इन लोग नया नया अभी मुस्लिम कन्वर्ट हुआ था तुर्क लोग, तो ये अपने आप को चाहते थे कि हम अच्छा काम करें, हम अपने मुस्लिम धर्म को, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करें अच्छे तरीके से। तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरह से जील था, उनके पास उत्साह था धार्मिक उन्माद का, आप देख सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स, प्रशासनिक कारण क्या रहा कि राजपूत रूलर ने किसी तरह का जासूसी तरीका नहीं अपनाया, जासूसी वाला सिस्टम नहीं अपनाया, ठीक है, कि अगर जासूसी प्रणाली स्थापित करता तो पता चल जाता ना क्या क्या कंडीशन हो रहा है। और कभी कभी राजपूत के आप देख सकते हैं कि जो राजपूत के जो भी अधिकारी थे उसके अंदर में, वो कहीं ना कहीं वो ही खुद कहीं ना कहीं एक तरह से कहीं ना कहीं कहने का मतलब कि दुश्मनों को रहस्य बताया। आप देख सकते हैं कि आप स्टार्टिंग कर लीजिए ना, अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम से में, मोहम्मद बिन कासिम में मुल्तान में जो पानी ब्लॉकेज के बारे में बताया कि पानी का जो मुल्तान जो शहर है यहाँ पे पानी का यहाँ से जाता है, ठीक है, तो जल का जो जल का जो स्रोत था उसके बारे में बता दिया था। और मोहम्मद बिन कासिम ने उस जल के स्रोत को बंद कर दिया था। तो मुल्तान के लोग पानी से परेशान हो गए और फिर अचानक उनको फिर सरेंडर करना पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से विश्वासघात किया गया, पूरी तरह का जासूसी सिस्टम अप्लाई नहीं किया गया। तो प्रशासनिक कारण आप देख सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर क्या भैया, इकोनॉमिक फैक्टर में लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर ऑफ द तुर्क इन्वेडर्स वर अट्रैक्टेड बाय द वेल्थ। सबसे मेन बात पैसा, धन, मंदिरों में धन इकट्ठा हो रहा है। अल-बरूनी ने बताया कि जो मंदिर हैं वो मंदिर एक तरह से वैभव हैं, वैभवशाली मंदिर है, बहुत नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक तरह से बुरा ही है। अब लोग बाहरी जो भी लोग हैं, विदेशी लोग हैं, उस मंदिर के धन को देख के, इस मंदिर की शहर के वैभवशाली को देख के वो कहीं ना कहीं उनका अट्रैक्शन होता है। और इसलिए वो बार बार आक्रमण, मथुरा, कनौज, इन क्षेत्रों में बार बार आक्रमण होने का कारण यही था, सोमनाथ में कारण यही था। तो इकोनॉमिक फैक्टर भी देख सकते हैं, उनके पास पैसा, उनको लुटने का, उनको वेल्थ ऑफ इंडिया का जो वेल्थ है उसको अट्रैक्ट किया, उसको प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं ये तरह से कंडीशन रहा कि कहीं ना कहीं उनको एकदम बहुत बड़े रूप से मोटिवेट किया और आसान तरीके से उन्होंने जीत पाया, ठीक है, ये कंडीशन रहा। तो ये हमारा हो गया इकोनॉमिक फैक्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर हो गया। ओके, प्रशासनिक क्या कारण रहा, रिलीजियस फैक्टर के बारे में बता, सोशल कॉलेज के बारे में बता दिया। ओके, फिर हम अगर बात करते हैं, हमने बता दिया आपका क्या राजनीतिक कारण रहा। तो इस तरह से तुर्की आक्रमण के समय राजपूत राज्य की विफलता का क्या कारण रहा, इसको आप शॉर्ट नोट्स में कम से कम 200-250 वर्ड या 300 वर्ड में आप खुद से बनाइएगा, तो आपको पता चला कि हमको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। कुछ फालतू चीजों को हटाते जाना, पॉइंट वाइज बना के लिखना, फ्लो चार्ट बना के लिखना, तो सही रहेगा, ठीक है। देखिए, तो ये हमारा हो गया, 2 प्रश्न थे हमारा मिडावल हिस्ट्री के स्टार्टिंग में जो मैंने कर लिया। अब हम चलेंगे कल के वीडियो में, कल मिलेंगे हम लोग 8:30 बजे। और कल हम लोग क्या करने वाले हैं, कल हम लोग करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट करेंगे हम लोग कल के वीडियो में। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। इसका पीडीएफ आपको मैं अपलोड कर देता हूँ, आपको बीपीएससी प्लेटफॉर्म की ऐप पे, वहां से आपको डाउनलोड करना है, आपको हिस्ट्री वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है इसको, इस पीडीएफ को। और वो जो मैंने बोला कि वो जो आपका पीडीएफ है हिंदी इंग्लिश वाला 10-12 पेज का, मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा। वहां से आप खुद से अल-बरूनी के ऊपर आप लोग चीजों को लिख सकते हैं। अल-बरूनी के ऊपर सब कुछ है, अल-बरूनी धर्म के बारे में क्या होता है, अल-बरूनी ने साइंस के बारे में क्या होता है, अल-बरूनी ने और भी चीजें जो भी अल-बरूनी ने देखा, पूरे मैंने वहां पे चीजों को रख दिया, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा वहां पे कंटेंट्स आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो से आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तब तक के लिए धन्यवाद, चलिए।